हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सीए करिश्मा बंसल फ्रॉम माय फ्यूचर एकेडमी। आज अपन लोग अब नए सब्जेक्ट से चालू कर रहे हैं बीएसटी बिजनेस स्टडीज़। इस बुक में बेसिकली क्या है, पहले मैं तुम लोगों को ये समझाना चाहती हूँ। बीएसटी इज़ ऑल अबाउट बिजनेस, मतलब जिस तरह से ये जो बुक है ना, ये तुम्हारे प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल है। ये सारी चीज़ें जो प्रैक्टिकल लाइफ में बिजनेस में हो रही है, आप लोगों को इस बुक में पता चलेगा कि बिज़नेस किस किस टाइप के होते हैं, बिज़नेस करने के क्या क्या तरीके होते हैं, फिर बिज़नेस में कितने लेवल्स होते हैं, किस तरह से रजिस्ट्रेशंस होते हैं, किस तरह से इंपोर्ट होता है, किस तरह से एक्सपोर्ट होता है। तो वो सारी चीज़ों के बारे में अपन लोगों को इस पूरी बुक के अंदर पढ़ना है। फर्स्ट चैप्टर ऑब्वियसली किसके ऊपर होगा? बिजनेस के ऊपर। किस तरह से बिजनेस इमर्ज हुए, स्टार्टिंग में किस तरह से बिजनेस किए जाते थे जब बैंकिंग और नहीं हुआ करता था, उसके बाद बैंकिंग आने के बाद बिजनेस किस तरह से चेंज हुआ, वो सारी चीज़ें तुम लोगों को इस चैप्टर में पढ़नी है। सबसे पहले आते हैं हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इन एंशिएंट इंडिया। एक चीज़ समझना, इस चैप्टर में दो सेक्शन है, एक है सेक्शन 1, एक है सेक्शन 2। सेक्शन 1 में पूरी हिस्ट्री दी गई है अबाउट बिजनेस, कि बिजनेस किस तरह से डेवलप हुआ, किस तरह से इंटरमीडियरीज आए, किस तरह से बैंकिंग आया, किस तरह से ट्रेड सेंटर्स डेवलप हुए। ये सब क्या होता है अपन धीरे धीरे समझते जाएंगे। हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इन एंशिएंट इंडिया। इंडिया की पोजीशन इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ग्लोब में, उस वजह से इंडिया हमेशा ट्रेड के मामले में बहुत आगे रहा है। इंडिया का सी रूट देख लो, इंडिया का बोलते हैं ना माउंटेन रूट देख लो, लैंड रूट देख लो, एयर रूट देख लो, सब बोलते हैं ना बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन, मतलब ऐसी लोकेशन है कि सब लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। मोर ओवर इंडिया के पास हमेशा से इतने रिसोर्सेज रहे हैं कि सारी यूरोपियन कंट्रीज़ हमेशा से इंडिया में बहुत इंटरेस्टेड रही है। तो इस तरह से बिकॉज इंडिया का इतना ज़्यादा अच्छा लोकेशन है, तो एंशिएंट टाइम से ही अपने इंडिया में ट्रेड बहुत ज़्यादा फ्लरिश हुआ था। इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम मतलब किस तरह से स्टार्टिंग में तुम्हारा बैंकिंग डेवलप हुआ, उसकी बात कर रहे हैं। आफ्टर यूजिंग मेटल एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज ड्यू टू ड्यूरेबिलिटी, ट्रेड एक्सिलरेटेड। हुआ क्या, पहले लोग है ना बार्टर सिस्टम फॉलो करते थे, मतलब सामान के बदले सामान देते थे। धीरे धीरे लोगों ने मेटल मतलब कॉइन्स यूज़ करने लगे एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मतलब वो लोग सामान के बदले में ये मेटल मतलब ये कॉइन्स देते थे उन लोगों को। जैसे जैसे ये कॉइन का यूज़ बढ़ने लगा, वैसे वैसे बिजनेस भी धीरे धीरे अपने इंडिया में क्या होने लगा, और ज़्यादा बढ़ने लगा। पहले के टाइम पे ये चेक और ये सब नहीं हुआ करते थे, पहले के टाइम पे हुंडी हुआ करती थी। अब व्हाट इज़ हुंडी? हुंडी एक रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे ये ए है, ये बी है, ये हुंडी बी को दे रहा है। इस हुंडी में ये लिखता है कि भाई मैं तुझे प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुझे 50,000 रुपये दूंगा। तो ये होती थी हुंडी। हुंडी में क्या होता है ना, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके अंदर गारंटी ली जाती है, प्रॉमिस किया जाता है कि हम लोग, आप जब भी आप हमसे पैसा मांगेंगे हम आपको पैसा देंगे। मोर ओवर ये हुंडी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मतलब ए ने बी को 50,000 की हुंडी दी, बी ये हुंडी किसको ट्रांसफ़र कर सकता है, सी को ये हुंडी ट्रांसफ़र कर सकता है। ये एक चेक जैसा ही होता था हुंडी, ठीक है। पहले अलग अलग नाम से हुंडी आती थी। एक होती थी धनी जोग, एक सहजोग, फिरमन जोग, देखनहर, धानी जोग, फिरमन जोग, जोकमी, ये अलग अलग हुंडी होती थी। हर हुंडी का अलग अलग पर्पस होता था। धानी हुंडी ऐसी हुंडी होती थी जिसमें पैसा किसको मिलता था, जिसके हाथ में वो हुंडी होती थी। कोई स्पेसिफिक पर्सन नहीं, जिसके हाथ में हुंडी होती है उसको वो पैसा मिल जाता था। सहजोग मतलब सहजोग में जिस पर्सन का नाम उस हुंडी पे लिखा गया है उसी पर्सन को वो पैसा मिलता था। जैसे कि ए ने बी को हुंडी दी और उस हुंडी पे बी का नाम लिखा, तो अब बी ये किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इस हुंडी पे किसका नाम लिखा हुआ है, बी का नाम लिखा हुआ है, तो पैसा किसको मिलेगा, बी को ही मिलेगा। उसके बाद फिरमन जोग पेबल ऑन ऑर्डर, मतलब अपन ए बी को हुंडी दे रहा है, बी बोल रहा है कि मैं जिसको भी ऑर्डर दूंगा, मतलब मैं तेरे को ऑर्डर दूंगा, तू इसको पे कर देना, तू उसी को ये पेमेंट करेगा हुंडी का। इसको बोलते हैं पेबल ऑन ऑर्डर। देखनहारी पेबल टू प्रेजेंटर, मतलब जिसके हाथ में होगी। धनी जोग पेबल टू एनी पर्सन, किसी जिसके हाथ में होगी उसी को। फिरमन जोग पेबल टू ऑर्डर, मैंने बता दिया ऑर्डर मतलब ए बी सी है।
ए को बी को हुंडी देनी है, पर बी बोलता है कि तुम ए को हुंडी देने के बदले तू सी को हुंडी दे दे। इसको बोलते हैं पेबल ऑन ऑर्डर। मतलब ये बी जिसको भी बोलेगा हम उसको ये हुंडी पे कर देंगे। उसके बाद जोखमी मतलब क्या होता है ना, ए और बी, ए ने बी को सामान भेजा, ए क्या करता है, इसके ऊपर हुंडी ड्रॉ करता है और बोलता है कि भाई तू मुझे 50,000 रुपये देगा। तो उसके बाद अगर जब है ना जब ट्रांजैक्शन हो रहा होता है और बीच में अगर है ना ये सामान गुम जाता है तो ए की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि हुंडी ड्रॉ हो चुकी है और हुंडी ड्रॉ होने के बाद एनी हाउ बी को पेमेंट करना पड़ता है। इसीलिए इस हुंडी को बोलता है जोखमी हुंडी। धीरे धीरे बैंकिंग डेवलप होने लगा, लोग ये पैसा और जो था वो अब है ना बैंक में डिपॉजिट करने लगे और सारे ट्रांजैक्शन बैंक के द्वारा करने लगे। उसके बाद धीरे धीरे इंटरमीडियरीज बहुत ज़्यादा राइज होने लगे। ये इंटरमीडियरीज क्या होते हैं? इंटरमीडियरीज मतलब दो लोगों के बीच का इंसान जो ये दोनों के बीच में क्या करवाता है, बिजनेस करवाता है। इंटरमीडियरी प्रोवाइडेड कंसिडरेबली फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू मैन्युफैक्चर बाय अज्यूमिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द रिस्क इन्वॉल्व। सॉरी, इंटरमीडियरी क्या करता है ना, ए और बी के बीच में ट्रांजैक्शन करवाता है। वो ए को गारंटी देता है कि भाई बी पेमेंट करेगा। अगर बी ने पेमेंट नहीं किया तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ। और बी क्या करता है, बी ए से ये इंटरमीडियरी से प्रॉमिस लेता है कि भाई अगर ए ने मुझे माल नहीं दिया तो तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इंटरमीडियरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंटरमीडियरी में कौन कौन आता है? कमीशन एजेंट हो गए, ब्रोकर्स हो गए, डिस्ट्रीब्यूटर हो गए, इवन तुम्हारा जो बैंक वाले होते हैं वो भी तुम्हारे इंटरमीडियरीज होते हैं। क्यों? क्योंकि होता क्या है, जैसे ए है, बी है, ए ने बी को 1 लाख का माल बेचा, बी ने ए को चेक दिया। अब अगर भाई चेक का पेमेंट नहीं हुआ तो भाई बीच का इंटरमीडियरी कौन था? बैंक ही था ना। तो पैसा तो भाई कट जाता है। फिर बी ने पेमेंट नहीं किया तो यहाँ पे इंटरमीडियरी में वो हर बंदा आता है जो ए और बी के बीच में ट्रांजैक्शन करने में हेल्प करवाता है। चलो, later with the emergence of credit transaction, export exceed import and benefited indigenous banking system। धीरे धीरे क्या हुआ ना, इंटरमीडियरीज की वजह से एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे। जैसे जैसे एक्सपोर्ट बढ़ने लगे वैसे वैसे क्या हुआ ना, बैंकिंग की इम्पोर्टेंस और ज़्यादा बढ़ गई। जैसे जैसे बैंकिंग की इम्पोर्टेंस बढ़ गई ना, कमर्शियल बैंक और इंडस्ट्रियल बैंक्स बहुत ज़्यादा आने लगी और धीरे धीरे ट्रेड और कॉमर्स को और ज़्यादा हेल्प करने लगी। यहाँ तक समझ आया कि किस तरह से इंटरमीडियरीज आए, किस तरह से अपना पहले ट्रांजैक्शन होता था। अब आगे अपन पढ़ेंगे कि किस तरह से ट्रांसपोर्ट बढ़ा, किस तरह से नए नए ट्रेड सेंटर्स आए, किस तरह से लोगों ने ट्रेड करना चालू किया। ओके।